Hello, students. Welcome back to your biology class. As you remember, in yesterday's class, we finished talking about the Human Genome Project. And Human Genome Project, mein, there was this very important thing that I've told you about, which was the repetitive DNA sequences, right? अब इसी repetitive DNA sequences के जब हमने बात करी थी, then I've told you कि this has been used as a basis for the DNA fingerprinting as well, right? So now in today's class, we're gonna talk about DNA fingerprinting. So fingerprinting is just like the fingerprints that we have, और हम यही कहते हैं कि no two individuals actually share the same fingerprints. But when we talk about the DNA fingerprint, we actually talk about the DNA sequence in an individual. हर individual में जो DNA sequence है वो different है. Even though because sexually reproducing organisms में तो दो reasons हो जाते हैं. One is क्योंकि दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स का जेनेटिक मटेरियल मिक्स हो रहा है, प्लस मियोसिस के टाइम पे क्रॉसिंग होती है, राइट? सो इन दैट केस जो हर टू इंडिविजुअल्स हैं उनके जो डीएनए सीक्वेंसेस हैं दैट डिफर्स फ्रॉम ईच अदर. तो इफ वी टॉक अबाउट व्हाट व्हाई डू वी नीड टू डू द फिंगरप्रिंट्स और कौन सा जीनोम है जिसको एक्चुअली में हमने सीक्वेंस करना है. So first of all, we know that we have about 3 billion base pairs, right? In 3 billion base pairs में से जो 99.9% base sequences हैं, they are exactly same. So हम सब में जो 99.9% बेस सीक्वेंसेस हैं वो सब में सेम है. सो जो बेस सीक्वेंस सब में सेम है उसको आइडेंटिफाई करने का कोई लॉजिक नहीं है. क्यों? क्योंकि इट इज नॉट हेल्पिंग अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन इंडिविजुअल्स. ये हमें दो इंडिविजुअल्स के बीच में रिलेशन फाइंड करने में किसी भी तरह की कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है, राइट? But if we look at the other 0.1% of the bases, यही 0.1% bases हैं जो किन्हीं दो individuals में different है. So that means 3 billion base pairs का 0.1% कितना हुआ? 3 million. So हम सब में even though we have 3 billion base pairs, but 3 billion में से 99.9% हम सबका सीक्वेंस सेम है. हम में सिर्फ डिफरेंस कितने बेस पेयर्स में है? जस्ट दीज 3 मिलियन बेस पेयर्स. सो अब ड्यूरिंग डीएनए सीक्वेंसिंग हम सिर्फ इन्हीं 3 बिलियन बेस पेयर्स को सीक्वेंस करते हैं जब भी हमने किन्हीं दो इंडिविजुअल के बीच में रिलेशनशिप्स फाइंड करनी है, दैट हाउ क्लोजली रिलेटेड दोस टू इंडिविजुअल्स आर. सिर्फ 3 मिलियन बेस पेयर्स को ही क्यों सीक्वेंस करना है? क्योंकि 3 बिलियन बेस पेयर्स को सीक्वेंस करना बहुत बड़ा टास्क है. ऑल्सो इट इज एक्सपेंसिव. तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज काइंड ऑफ अ शॉर्टकट जिसमें सिर्फ हम इन्हीं 0.1% बेस पेयर्स में डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं और दो इंडिविजुअल्स के बीच में रिलेशनशिप्स फाइंड करते हैं. अब ये जो 0.1% डीएनए है ये है कौन सा? दिस इज एक्चुअली द रेपिटेटिव डीएनए. नाउ रेपिटेटिव डीएनए हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं. दिस इज दैट डीएनए सीक्वेंस जो किसी भी इंडिविजुअल में बार बार रिपीट हो रहा है. जैसे यहाँ पे देखो एटीसी बार बार रिपीट हो रहे हैं एंड ये मेनी टाइम्स 100 to 1000 टाइम्स हर इंडिविजुअल में रिपीट होता है. प्लस ये जो रेपिटेटिव डीएनए है दिस इज नॉन कोडिंग डीएनए. सो दैट मीन्स इट्स नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ द प्रोटीन्स, राइट? तो हाउ डू वी फिगर्ड आउट दिस? तो हमने क्या किया? वी डिड द डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन. डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन हम पहले भी पढ़ के आए हैं मेजल्सन एंड द स्टेल्स एक्सपेरिमेंट में. तो यहाँ पे जब हमने किसी इंडिविजुअल के डीएनए को आइसोलेट किया फिर उसकी सेंट्रीफिकेशन करी तो वी डिडंट गेट द वन बैंड बट हमारे पास एक आया बहुत बड़ा बैंड विच वाज द मेजर बैंड. और ये जो बैंड था दैट वाज ब्रॉडर क्योंकि यहाँ पे दिस इज एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड दैट बाय दैट 99.9% ऑफ द डीएनए. वो डीएनए जो हम सब में ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है वो मेजर बैंड बनाता है. और इस डीएनए को हम कहते हैं बल्क जीनोमिक डीएनए. बल्क जो बहुत ज्यादा अमाउंट में है.
इस मेजर बैंड के अलावा हमें दो छोटे छोटे बैंड्स भी देखने को मिलेंगे, और ये जो दो छोटे छोटे बैंड्स हैं, these are called as the satellite DNA. Bulk genomic DNA, and then we have the satellite DNA. Bulk genomic DNA is that 99.9% one, and the satellite DNA is that 0.1% one. So now we got the two small peaks या two bands, और इन दोनों bands को हमने क्या कहा, we called it as the satellite DNA. तो यहाँ पे दो तरह के satellites हैं. One are called as the microsatellites and the another are called as the mini satellite. अब ये सैटेलाइट डीएनए ही है, वो 0.1% ऑफ द डीएनए जो हम सब में डिफरेंट है, जो एक्चुअली में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस है, प्लस इट कंसिस्ट ऑफ दिस रेपिटेटिव बेस सीक्वेंसेस, राइट. जब हम डीएनए को एनालाइज करते हैं एंड वी ऑब्टेन द पीक्स, तब हमारे पास जस्ट लाइक एक मेजर बैंड था, दो छोटी छोटी पीक्स थी, ऐसे ही जब हम इसको ग्राफ की फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं, तब भी एक बहुत बड़ी पीक आती है, मेजर पीक, जो हमारे बल्क डीएनए को रिप्रेजेंट करती है. देन वी हैव दीज टू स्मॉलर पीक, राइट. नाउ टॉकिंग अबाउट द सैटेलाइट डीएनए क्या है, हाईली रेपिटेटिव है, रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस है, और ये दो टाइप का है, माइक्रो एंड द मिनी सैटेलाइट. नाउ इफ यू टॉक अबाउट कि जो माइक्रो और मिनी सैटेलाइट है, इसमें डिफरेंस क्या है, तो आपकी एनसीईआरटी में देयर इज दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन गिवन कि जो सैटेलाइट डीएनए की क्लासिफिकेशन है, सबसे पहली क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ द नाइट्रोजनस बेसेस. नॉर्मली देयर इज वन मोर डिफरेंस. ये जो बल्क जीनोमिक डीएनए है ना, इसमें एडेनाइन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज ऑलमोस्ट सेम. दैट मीन्स इट इज यूनिफॉर्म, कि जितने एडेनाइन है ऑलमोस्ट उतने थाइमिन होंगे, ऑलमोस्ट उतने साइटोसिन होंगे, ऑलमोस्ट उतने ग्वानिन होंगे. बट ये जो सैटेलाइट डीएनए है, इसमें या तो एडेनाइन थाइमिन बहुत ज्यादा होगा, या इसमें ग्वानिन साइटोसिन बहुत ज्यादा होगा, राइट. सो इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑफ ऑल द मिनी सैटेलाइट, मिनी और माइक्रो सैटेलाइट में जो वन ऑफ द डिफरेंस है वो ये भी है कि इसमें बेस पेयर्स कितने हैं, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज द mini and the micro is even smaller than mini, right. So mini satellite 10 to 60 base pairs long है, and ये जो हमारा मिनी सैटेलाइट है, दिस इज रिच इन ग्वानिन साइटोसिन. सो दैट मीन्स मिनी सैटेलाइट में ग्वानिन साइटोसिन की रेशियो एडेनाइन थाइमिन से ज्यादा है. माइक्रो सैटेलाइट सिर्फ 1 to 6 बेस पेयर्स लॉन्ग है, एंड यहाँ पे एडेनिन थाइमिन की रेशियो ज्यादा है. Classification of satellite DNA into mini and microsatellite is number one on the basis of the base composition, number two on the segment length. जैसे mini satellite 10 to 60 base pairs long है, micro satellite 1 to 6 base pairs long है, and the third also the repetition count, that how many times the repetitive DNA is actually being repeated, right? So now, um, there is one alternative names of these mini satellite. Mini satellite में जो repetitive DNA है, that is also called as VNTRs. That is variable number of tandem repeats. ये जो कुछ सीक्वेंस है डीएनए के, वो टेंडमली बार बार हैं जो वो रिपीट हो रहे हैं, और क्योंकि ये 10 to 60 बेस पेयर्स लॉन्ग है, तो कितने बेसिस रिपीट करेंगे वो वेरी करता है. माइक्रो सैटेलाइट का जो ऑल्टरनेटिव नेम है, दैट इज द शॉर्ट टेंडम रिपीट, राइट. तो अगर हमने दो इंडिविजुअल में डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है, तो वी डोंट नीड टू सी दिस बल्क जीनोमिक डीएनए, वी नीड टू सी दिस सैटेलाइट डीएनए. सैटेलाइट डीएनए में भी यू कैन आइदर यूज द माइक्रो और मिनी सैटेलाइट, क्योंकि दोनों ही रेपिटेटिव डीएनए से बने हैं, और दोनों में ही बहुत ज्यादा वेरिएशन है, क्योंकि यही 0.1% डीएनए है जो हम में, हमारे पेरेंट्स में, हमारे सिबलिंग्स में डिफरेंसेस क्रिएट करे, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशंस, राइट. नाउ the variations, these genetic variations actually in these repetitive DNA sequences is called as the DNA polymorphism.
पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है वेरिएशंस इन द डीएनए सीक्वेंसेस, एंड वेरिएशंस जनरली अकर ड्यू टू द जेनेटिक म्यूटेशंस, राइट। तो वेरिएशंस हैं जो हमारे जेनेटिक लेवल में, कि हम में, हमारे सिबलिंग्स में, हमारे पेरेंट्स में, हम सबके माइक्रो और मिनी सैटेलाइट में जो डिफरेंसेस हैं, उसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फ मतलब पॉली मतलब मेनी, मॉर्फ मतलब होता है जनरली फॉर्म। तो डीएनए की मल्टीपल फॉर्म्स उस 0.1% सैटेलाइट डीएनए में वेरिएशन की वजह से है, और इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज द डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। नॉर्मली जो किसी भी इंडिविजुअल में वेरिएशंस है, उसका मेन कॉज इज द म्यूटेशंस। म्यूटेशंस आती हैं तो वी शो द वेरिएशंस, वी शो द चेंजेस, राइट। अब देयर इज दिस वन मोर थिंग। अगर यहाँ पे म्यूटेशंस की वजह से वेरिएशंस आ रही है, हाउ कैन वी से कि वेरिएशंस म्यूटेशंस की वजह से है, या वेरिएशंस रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस की वजह से हैं, राइट। तो अगर कोई म्यूटेशन है, या अगर कोई म्यूटेशन है वो किसी पॉपुलेशन में 0.01 फ्रीक्वेंसी से ज्यादा टाइम अपीयर हो रही है, किसी भी म्यूटेशन की जो फ्रीक्वेंसी है एक पॉपुलेशन में वो 0.01 से ज्यादा है, तो दैट मींस इट इज एक्चुअली ड्यू टू डिफरेंस इन द रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस। व्हाट डज इट मीन बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.01? अगर कोई म्यूटेशन किसी एक पॉपुलेशन में 100 इंडिविजुअल्स में कोई एक ही इंडिविजुअल है जो वो म्यूटेशन शो कर रहा है, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.01। बट अगर 100 इंडिविजुअल्स में से वो म्यूटेशन एक से ज्यादा इंडिविजुअल में है, तो दिस फ्रीक्वेंसी इज हायर देन 0.01। और अगर किसी म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी किसी पॉपुलेशन में ज्यादा है, कोई म्यूटेशन है वो बहुत बार हो रही है, तो इट इज एक्चुअली ड्यू टू वेरिएशन इन those repetitive DNA sequences, so it's called as the DNA polymorphism, right? तो डीएनए में जो डिफरेंसेस हैं, क्योंकि कोई भी म्यूटेशन है दैट इज एक्चुअली इनहेरिटेबल, राइट। म्यूटेशन अगर, तो दो तरह के सेल्स हैं हमारे पास, सोमेटिक सेल्स एंड द germ cells. Mutations in the germ cells are generally passed on to the next generation. So अगर कोई म्यूटेशन है वो अगली जनरेशन में पास ऑन हो रही है, और वो जो इनहेरिटेबल म्यूटेशन है वो एक पॉपुलेशन में हाई फ्रीक्वेंसी पे शो हो रही है, दैट इज एक्चुअली ड्यू टू द डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। अब कोई भी म्यूटेशन इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी में हो रही है, तो जनरली हमारे माइंड में क्या आता है? म्यूटेशंस आर हार्मफुल। बट मैंने आपको पहले भी बताया था, म्यूटेशंस कैन बी हार्मफुल, म्यूटेशंस कैन बी बेनिफिशियल, एंड म्यूटेशंस कैन बी न्यूट्रल। सोचो, अगर कोई म्यूटेशन हमारे सैटेलाइट डीएनए में आ रही है, सैटेलाइट डीएनए मतलब रेपिटेटिव डीएनए, रेपिटेटिव डीएनए मतलब नॉन कोडिंग डीएनए। अगर कोई म्यूटेशन नॉन कोडिंग डीएनए में अपीयर हो रही है, तो वो ऑब्वियसली एक्सप्रेस नहीं होगी, इट वोंट हार्म द इंडिविजुअल, राइट। तो ये जो म्यूटेशंस हैं जो रेपिटेटिव डीएनए में आ रही हैं, और वो बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे आ रही हैं, दिस इज व्हाट डू वी कॉल एज द डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। सो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म में जो इनहेरिटेबल म्यूटेशंस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? हाई है, राइट। बट ये किसी भी इंडिविजुअल को इम्पैक्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये है हमारे रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस में, विच इज द नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस, राइट। नाउ हाउ दिस एंटायर कॉन्सेप्ट applies to two main applications है इसकी। one is the DNA fingerprinting is used to find out the suspicious, find out, we can say, the person responsible for causing a crime. Let's say we have been to a crime scene, और वहां पे हमें कोई इंडिविजुअल, वहां पे हमें किसी इंडिविजुअल का कोई भी सेल मिल गया, लेट्स से ब्लड सेल मिल गए, वहां पे उनके हेयर फॉलिकल्स मिल गए, तो हम वहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस क्राइम सीन पे कौन कौन प्रेजेंट था, वन थिंग, राइट। तो क्योंकि हाउ इज इट पॉसिबल कि उस एक सिंपल ब्लड सैंपल से हम
इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें डीएनए आइडेंटिफाई करने के लिए, डीएनए सीक्वेंस करने के लिए एक ही ब्लड सेल काफी है, राइट? एंड आर डीएनए शोज द यूनिफॉर्मिटी। जो जीनोम ब्लड सेल में होगा, वही जीनोम बॉडी के हर दूसरे सेल में होगा। तो डीएनए फ्रॉम एनी सेल, from every cell of every individual shows the same pattern. Sorry, DNA from the every cell of one individual show the same pattern. तो अगर हमें हेयर फॉलिकल मिले, तो वहां से जो जीनोम मिलेगा, वी कैन ट्रेस द पर्सन कि इस इंडिविजुअल का वो जो हेयर फॉलिकल है वो, राइट? सेकेंड जो एप्लीकेशन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, दैट इज एक्चुअली टू सॉल्व द paternity dispute. See, let's say there is a child and then there are the two individuals claiming it, right? यहाँ पे there is the father A and then there is the father B who's claiming. तो what we can do, क्योंकि हमें पता है these DNA polymorphism, these mutations are inheritable. ऑब्वियसली जिस भी इंडिविजुअल को ये ऑफस्प्रिंग बिलोंग करता है, दे विल शो द हायर सिमिलैरिटी विद देयर रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस। तो ये दो characteristics हैं which has been used as the basis of the DNA fingerprinting as well. बेसिक जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस है वो ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है, बट एक सेल में जो डीएनए है वो सारे सेल्स में सेम होता है। दैट इज हाउ फ्रॉम वन सिंगल सेल वी कैन आइडेंटिफाई द जीनोम ऑफ द इंडिविजुअल। एंड क्योंकि ये पास ऑन करता है, तो वी कैन सॉल्व द paternity disputes due to its nature to be inheritable, right? So now in the next part, we will be talking about the techniques of the DNA fingerprinting, that how the DNA fingerprinting is being done and how it has been improved, so that we will continue in the tomorrow's class. Now you make sure you understand this part pretty well, क्योंकि इस पार्ट में जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हमने यूज करा है to make the DNA fingerprinting, you can say more application based concept. So this is why you need to understand it. Okay, so that's all for today. Make notes. यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको डेटा मिलेगा that you have to clearly make notes on. Okay, all right then. That's all for today. Bye bye. Have a good day.